हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो कंप्लीट किया था। ठीक है जी, 3 पार्ट में इंट्रो कंप्लीट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक दे रखे थे उसने इंट्रो के अंदर, लगभग 10 से 12 टॉपिक है ना। वो सारे टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं, ऊपर सारे जो फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशन है, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में उनके डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं ना। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में 12th क्लास के अलग मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे और 11th के अलग आपको मिलेंगे। कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आपने जो डेरिवेशन किए हैं, जो फॉर्मूले, क्योंकि काफ़ी बड़ा इंट्रो था, 2-3 वीडियो हो गए पीछे ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उन जो डेरिवेशन अपने किए थे उनके एक बार दर्शन हो जाए। चलो जी, तो चलते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो देखिए, ये पढ़ा था अपने एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रो में, प्लेन के बारे में पढ़ा था ना, प्लेन के बारे में। उसमें सब ये 8-9 टॉपिक थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और इनकी जो डेरिवेशन थे वो आप इंट्रो पार्ट में देख सकते हो। 3 पार्ट में अपन ने इसका इंट्रो कंप्लीट किया था ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण देखा था सबसे पहले अपन, है ना। देखो क्या था, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, है ना। जहां आर वेक्टर क्या था, जनरल पॉइंट के का पोजीशन वेक्टर, एन वेक्टर क्या था, एन कैप क्या था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था। किसी प्लेन, ये मान लो प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है ये तो नॉर्मल वेक्टर होता है। इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप से। और यहाँ इस कंडीशन में जब ये आर वेक्टर डॉट एन कैप हो तो इक्वल्स टू में जो डी है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ये सारी बातें मैंने आपको इंट्रो में डिटेल से बता रखी हैं। यहाँ नहीं, जगह कम थी थोड़ी तो बताया नहीं कि डी क्या है, एन कैप क्या है, मैं बोल के बता रहा हूँ ना। इस फॉर्मूले में जो आर वेक्टर है वो तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। ये तो थी वेक्टर फॉर्म, है ना। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू डी। उसमें L M N क्या थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के डीसी थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के डीसी, और X Y Z क्या, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसकी, प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी। इन दोनों फॉर्मूलों में ना, इन दोनों फॉर्मूलों में ये जो डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इन दोनों फॉर्मूलों में जब एन कैप हो या Lx LMN हो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, है ना, कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, है ना। ये वेक्टर फॉर्म, मतलब इसमें इस वाले फॉर्मूले में जो आर वेक्टर है वो तो क्या है, जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, और एन वेक्टर जो है, एन वेक्टर है, यहाँ देखो एन कैप था, यहाँ क्या एन वेक्टर है। ये एन वेक्टर क्या, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। और वो क्या था, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, और ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। ये एन वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और डी क्या था, डी यहाँ इस फॉर्मूले में डी जो है जस्ट ए कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले में जो डी था वो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था, ठीक है। ये अपन ने चर्चा की थी। ये डी एक कांस्टेंट है, और ये ए बी सी क्या है, नॉर्मल वेक्टर के डी आर हैं, और एक्स वाई जेड क्या है जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और डी क्या है, जस्ट ए कांस्टेंट है ना। इन दोनों फॉर्मूलों में जो डी है, यहाँ जो डी है जस्ट ए कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ जो डी था इन दोनों फॉर्मूलों में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी, किसकी, प्लेन की, ठीक है। ये पहला अपने टॉपिक देखा था। दूसरा टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, है ना। समतल का समीकरण जो किसी दिए गए सदिश के तो लंबवत है और किसी बिंदु से पास हो रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या थी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या थी, कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। जहां मैंने बताया था आर वेक्टर क्या है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, जो गिवन पॉइंट है ना, ये गिवन पॉइंट है, मान लो ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था, और एन वेक्टर क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर जो गिवन पॉइंट है जिससे पॉइंट प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये बातें सारी मैंने आपको डिटेल से इंट्रो में बता रखी हैं, बस यहाँ तो आपको एक बार दर्शन करवा रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। ये वेक्टर फॉर्म थी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, ax माइनस x1 by माइनस y1 और cz माइनस z1 इक्वल्स टू 0। जहाँ a b c क्या थे, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के dr थे,
एक्स वाई जेड क्या था, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और x1 y1 z1 क्या जो पॉइंट गिवन ए है ना, उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर पढ़ा था अपने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ना, 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर फॉर्म थी, जिसमें आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर जो क्या था, मान लो 3 पॉइंट दे रखे थे हमें, ए इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ए वेक्टर, दूसरा पॉइंट मान लो गिवन है बी, उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और तीसरा पॉइंट गिवन है सी वेक्टर है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे ना, उनमें तीनों के पोजीशन वेक्टर है ए बी सी है ना। तो पहले आर माइनस पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इन डॉट दूसरे वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से पहला क्रॉस तीसरे में से पहला इक्वल्स टू 0 है ना। और इसकी जो वेक्टर फॉर्म थी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि यहाँ तो देखो x1 माइनस में y1 और माइनस में z1 और इधर क्या है x1 x2, इसी से फॉर्मूले से याद हो गया था ये। ठीक है, फिर चौथा अपने टॉपिक देखा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है ना, एक समतल के समीकरण की का अंतःखंड रूप, वो क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। ये कहाँ से अपन ने कोरिलेट किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन 2D से रिलेट करके अपन ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, फिर पांचवा टॉपिक अपन ने देखा था कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन है ना, 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से, 2 समतल अगर यूं काट रहे हैं तो इनकी प्रतिच्छेदन से बहुत सारे प्लेन जाएंगे ना, बहुत सारे प्लेन जाएंगे तो यूनिक प्लेन नहीं होगा, ये वो फैमिली ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो उसकी इक्वेशन क्या थी कि आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये प्लेन की इक्वेशन ये थी ना, 2 प्लेन है तो r डॉट n1 पहला प्लेन है और d1 पहला प्लेन है ना, और r डॉट n2 प्लस n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 वो दूसरा प्लेन था। दोनों की इंटरसेक्शन से जाने वाली प्लेन की वेक्टर फॉर्म थी, कैसे निकाली थी, डेरिवेशन कैसे किया था वो ये देख लेना जाके पीछे ना, क्या थी, r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस d2, जहाँ ये d1 और d2 क्या है, जस्ट ए कांस्टेंट थे है ना, क्योंकि अगर यहाँ n कैप होता तो d1 और d2 क्या थे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थी। ठीक है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d1 इक्वल्स टू लेमडा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल्स माइनस d2 इक्वल्स टू 0 है ना, जहाँ a b c तो क्या थे, प्लेन फर्स्ट की जो नॉर्मल वेक्टर है उसके dr, और ए बी a2 ये a1 है, शायद ये a1 है ना, a1 b1 c1 और ये a2 b2 और ये c2 इधर है ना, c2 है ना, a1 b1 c1 तो क्या प्लेन फर्स्ट के जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर उसके dr, और a2 b2 c2 क्या प्लेन सेकंड का जो नॉर्मल वेक्टर उसके dr है ना, इस तरह से देखा था अपन। फिर देखा था कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, दो रेखाएं एक ही प्लेन में होने की कंडीशन, क्योंकि आपको मैंने बताया था समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं है ना, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और को ओवरलैपिंग लाइन तो एक प्लेन में होती है। स्क्यू लाइन की कोप्लेनरिटी देखी थी ना, स्क्यू लाइन की कोप्लेनरिटी कैसे होगी, एक ही प्लेन में कब होंगी, जब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0, जहां a1 और a2 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन फर्स्ट गुजर रही थी, और a2 देखो ना लाइन की इक्वेशन ये तो थी, ये 11.2 में पढ़ा था अपने, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b वेक्टर ना, जहाँ a वेक्टर क्या होता है जिससे ये लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और b वेक्टर क्या होता है जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है उसका वो वेक्टर है ना। तो a1 2 लाइनों की बात है, तो पहली लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर a1 और दूसरी जिससे पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर a2, और पहली लाइन b1 वेक्टर की पैरेलल है और दूसरी b2 वेक्टर की पैरेलल है। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, आया कहाँ से देख लेना है ना। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, ये थी, 2 लाइन के कोप्लेनर होने की कार्टेशियन फॉर्म में ये थी। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन एक दूसरे के को काटें, 2 प्लेन एक दूसरे को काटें तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर उनके बीच का एंगल निकाल दूंगा, वही तो प्लेन के बीच का एंगल होगा, तो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल कोस थीटा है ना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर अपने चैप्टर नंबर 10 में किया था, उसी वही फॉर्मूला ये, कोस थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 का होल मैग्नीट्यूड। यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा ना, 2 प्लेन एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल 2 जगह काटते हैं,
तो एक्यूट एंगल निकलेगा। ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपको चाहिए तो पाई माइनस करके निकाल लेंगे। ये इसकी थी कार्टेशियन फॉर्म थी, जहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर हैं उनके डीआर्स हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक बिंदु की एक दिए गए समतल से दूरी, ठीक है, वो क्या थी, d इक्वल्स टू मॉडुलस a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, जहां a वेक्टर क्या था, जो अपन को पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है, n वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और d कांस्टेंट होता ही है प्लेन की इक्वेशन में, ये d एक कांस्टेंट है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इससे अपन ने एक कंक्लूजन निकाला था कि डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से किसी प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी, जिसको d से डिनोट किया था अपन ने मैग्नीट्यूड या मॉडुलस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, d जहां d क्या था, ये रहा क्या, जो प्लेन की इक्वेशन में कांस्टेंट होता है वो, और अपॉन में नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो थी कार्टेशियन फॉर्म। और किसी पॉइंट की किसी समतल से दूरी ज्ञात करने का वेक्टर फॉर्म थी, ये तो कार्टेशियन फॉर्म ही है क्या, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d इक्वल्स टू 0, जहां a b c तो क्या है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के dr, और x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से हमें दूरी फाइंड करनी है उसके कोऑर्डिनेट, और d तो कांस्टेंट है प्लेन की इक्वेशन में, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक अपन ने देखा था कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या था, साइन फाई था। यहाँ साइन फाई है, जहाँ फाई क्या है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। ये आया कहाँ से, कैसे बना एंगल, वो सारा डिटेल में जाके अगर आप देखना चाहते हैं तो इंट्रो पार्ट में देख सकते हैं ना। बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, जहाँ बी वेक्टर तो क्या था, जिस वेक्टर के पैरेलल वो लाइन थी उसका वो वेक्टर, और एन वेक्टर क्या था, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और ये उसकी थी कार्टेशियन फॉर्म। जहाँ एन वेक्टर तो क्या होता है, इन सब फॉर्मूले में एन वेक्टर तो क्या था, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन का अभिलंब सदिश, और बी वेक्टर क्या है, किसी भी लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होता है वो था ना। ये थे अपने फॉर्मूले। इनका डेरिवेशन आप डिटेल में जाके आप इंट्रो पार्ट के तीनों भाग जो हैं उनमें जाके देख सकते हैं। चलो जी, अब इन्हीं पे बेस्ड, इन्हीं नोट टॉपिक पे बेस्ड ये अपन एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी तो, फिर कंप्लीट भी करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से इनको याद कर लें और एक जगह नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् को साइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए ना। क्या पूछा है कि नीचे चार पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है चारों में और कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, और आपसे पूछा है कि प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डीसी चाहिए और उसकी क्या चाहिए, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए प्लेन से ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं ना आंसर में, आंसर ए करें है ना। गिवन प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, z इक्वल्स टू 2। इसको मैं यूं भी लिखता हूँ ना, इसको मैं यूं भी लिखता हूँ 0.x प्लस 0.y, क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म है नहीं, प्लस z इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सारे इक्वेशन इसी मेथड से करेंगे ना। हमें पता है कि कोई प्लेन की जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में दो तरीके से गिवन हो सकती है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, या lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d, है ना। इस कंडीशन में है अगर, है ना, मान के चलेंगे सारी क्वेश्चन सारी जो इक्वेशन दे रखी है मेरे को इस फॉर्म में दे रखी है ना। इस फॉर्म में जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डी आर होती है ना, और ये जो डी है वो एक जस्ट ए कॉन्स्टेंट है ना। इस फॉर्म को अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, मेरे पास फायदा क्या होगा कि इस फॉर्म में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो क्या प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या होगा, उसके डीसी होंगे, ये क्या होंगे, डीसी होंगे, है ना। और ये जो डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी ना, ओरिजिन होगी। तो मैं क्या मैं मान के चलता हूँ कि जो इक्वेशन है वो उस फॉर्म की है ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है ये, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, हेयर a इक्वल्स टू 0 मतलब x का कोफिशिएंट, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1, है ना। और d की बात ही नहीं करनी क्योंकि मेरे को dr को किस में चेंज करना है, dc में, dr को dc में चेंज करना है। तो हमें पता है
कि हम उसके क्या क्या फॉर्मूले क्या होते हैं, एल इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यूँ तो करते हैं। इसी तरह बी के अपॉन में, इसी तरह सी के अपॉन में ना। तो पहले मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर रहा हूँ ना। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया देखते हैं, 0 की स्क्वायर 0, 0 की स्क्वायर 0, 1 की स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 आ गया ना। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करूँगा किससे, डिवाइड करूँगा इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा किससे, 1 से, जो इसकी वैल्यू है उसी से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 में 1, 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा, 0 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस यहाँ क्या है, जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन में 1 करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मतलब जेड इक्वल्स टू 2। देयरफॉर नहीं सॉरी, इक्वेशन सेकंड जो है इज इन द फॉर्म ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। यहाँ इस फॉर्म में आ जाएगी मेरी इक्वेशन, इस फॉर्म में आ जाएगी। इसमें जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीसी होंगे, और ये जो डी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा। देयरफॉर डी आर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 0, 0, 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू कितनी है, 2। ये मेरे को चाहिए नॉर्मल वेक्टर के, तो डीसी चाहिए। उसने बोला है प्लेन के अभिलंब की दिक् कोसाइन नॉर्मल वेक्टर के तो डीसी, और उसकी मूल बिंदु से दूरी है ना। मतलब मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में मैं लेके चलूंगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस से डिवाइड कर दूंगा, इस फॉर्म में आएगी। और इस फॉर्म में आने के बाद एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होंगे, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीसी होंगे, और आगे जो डी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इंट्रो पार्ट में अपन ने अच्छे से किया, और फॉर्मूले जब मैंने दिखवाए थे आपको ना, तो भी मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और इस फॉर्म में है तो जस्ट ए कांस्टेंट है। करते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखो क्या कह रहा है, बी पार्ट करते हैं इसका। ये मेथड लगाऊंगा सब में ना, बी पार्ट, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू कितना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ABC 1, c इक्वल्स टू कितना है 1। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालूंगा। देयरफॉर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना है अंडर रूट 3। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड करूंगा किससे, रूट 3 से, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट 3 एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 3 वाई प्लस 1 अपॉन रूट 3 z इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना, यूं नहीं कि इस तरफ डिवाइड कर दो, इस तरफ करो, नहीं, अपन पूरी इक्वेशन को करें तो LHS RHS दोनों में। अब ये इक्वेशन बन गई सेकंड, मतलब ये फॉर्म थी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है ना। लिखेंगे इक्वेशन सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू D, या इसको कैपिटल डी मान लिया करो आप। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको क्या मान लिया करो, कैपिटल डी, है ना। ये इसमें इस इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो तो डीसी ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, और डी जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देयरफॉर डीसी, डी आर नहीं है, डीसी है, ये क्या है, डीसी है। डीसी इज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इक्वल्स टू कितने 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3
एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल से कितनी है 1/√3। बोले सर इक्वल इक्वल आ रही है ना, इक्वल का है इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसमें 2 थी, इसमें क्या है 1/√3। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या कह रहा है ये। सी पार्ट जो है आसान है, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा ही दे रहा हूँ ना। सी पार्ट देखो क्या है, गिवन इक्वेशन सीधा भी लिखते हैं अपन, तो देखो क्या होगा 2x + 3y - z = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ज़्यादा छोटे तो नहीं है ना, आपको यूँ लग रहा होगा कि सर सवाल करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा छोटे लिख रहे हैं, तो चलो आगे वाला बड़ा कर देंगे। आगे वाले इक्वेशन जो भी करेंगे बड़े बड़े करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म इस फॉर्म की है ax + by + cz = कैपिटल D। therefore a = 2, b = 3 और c = -1। now √a² + b² + c² = कितना आया, √2 की स्क्वायर 4 + 3 की स्क्वायर 9 + a -1 की स्क्वायर 1, 10 4 14 √14। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करूँगा किससे, इक्वेशन फर्स्ट जो है डिवाइड होगी किससे, √14 से, क्योंकि सबको इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, ABC किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, LMN में, है ना। क्या आ जाएगा 2/√14x + 3/√14y - 1/√14। देखो ना z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1/√14, z = 5/√14। नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड जो है वो किस फॉर्म की है, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, Lx + My + Nz = D। therefore DC of नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन इक्वल्स कितना है 2/√14, 3/√14, -1/√14 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स कितनी है 5/√14। ये होगा इसका थर्ड पार्ट। चेक करते हैं आंसर। फोर्थ पार्ट करेंगे इनको हटाने के बाद, क्योंकि जगह काफ़ी क्या है, कम है। फोर्थ पार्ट बाद में 3 पार्ट के आंसर मैच करते हैं। 11.3 एक्सरसाइज 11.3। पहले में ए में है 0 0 1 तो DC है, और 2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, बिल्कुल सी है। और बी में है 1/√3 1/√3 1/√3 तो DC है, और 1/√3 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। सी में है 2/√14 3/√14 और -1/√14 तो है DC, और 5/√14 है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल सी है। करते हैं इसका डी पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। डी पार्ट देखो क्या है कि 5y + 8 तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना। चलो करते हैं इसको डी पार्ट। गिवन इक्वेशन क्या है 5y + 8 = 0। इसको अपन इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि 0.x + 5y + 0.z = -8। ये 8 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है ये, ax + by + cz = D, कैपिटल D मानो ना। बोले सर आप ये बहुत डिटेल में बताते हो ना, मैं आपको जो तरीका बताता हूँ बोर्ड पे वो क्या है, आपको एग्जाम में उसी अकॉर्डिंग करना ना। ज़्यादा कांड छाट करोगे तो थोड़ा यूँ अजीब सा लगेगा। कर तो दोगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या थोड़ा सिस्टमेटिकली किया करो आप। इन द फॉर्म ऑफ, दिस फॉर्म में है तो उससे ABC आ गया मेरे पास। देयरफॉर a = 0, b = 5 और c = कितना है 0। नाउ √a² + b² + c² = कितना आ गया, √0 का स्क्वायर 0 + 25 + 0 तो √25 = कितना आ गया 5। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 5 से। किससे डिवाइड करूँगा 5 से, क्या हो जाएगा 0.5 तो 0 हो गया, 0.x
प्लस 5/5 किया तो 1y प्लस 0 डॉट z इक्वल्स टू -8/5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? lx प्लस my प्लस nz की फॉर्म में ना। इक्वेशन सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d। therefore dc of normal वेक्टर इक्वल्स कितने में? डीसी कितने में? 0,1,0 0,1,0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ प्लेन फर्स्ट की जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? -8/5। इस तरह से आंसर करें। चलो जी करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है और सदिश दिश पर लंब है ना। एक प्लेन की क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन ऑफ प्लेन चाहिए। देखो ये 3D स्पेस है ना, और यहाँ कोई प्लेन है और इस प्लेन की प्लेन ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो तो है 7 और ये नॉर्मल वेक्टर है। इस प्लेन के इस प्लेन पर क्या है? ये प्लेन और ये वेक्टर जो है ना नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर पर क्या है? वो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। क्या कह रहा है? उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है और सदिश दिश पर लंब है ना। इस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो मेरे को पता है कि ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तो पता है आपको, ये एक्स एक्सिस। मुझे पता है कि प्लेन की इक्वेशन दो तरह की होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी और आर वेक्टर डॉट कैपिटल एन वेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल डी। स्मॉल में भी लिख सकते हैं दोनों, है ना। तो मुझे पता है कि इस वाली फॉर्म में तो ये जो डी है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और ये जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में ये जो डी जो है वो क्या है? जस्ट ए कांस्टेंट है और ये जो एन वेक्टर है वो क्या है? नॉर्मल वेक्टर। और सर बोले आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना। मतलब समझो आंसर में आपको दिया गया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दी, मतलब डी दे दिया आपको, है ना। गिवन डी इक्वल्स टू 7 यूनिट। ठीक है, और दिस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो वेक्टर है वो प्लेन के क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। अब परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं दिया, प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दिया, नॉर्मल वेक्टर दे दिया। तो ये दे दिया हमें, क्या दे दिया? ये एन वेक्टर दे दिया एंड एन वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो देखो ये डी दे दिया, ये एन वेक्टर दे दिया। या तो इस डी को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को जस्ट ए कांस्टेंट में बदलूं। बोले सर कैसे बदलें? ये तो पता नहीं। या इस एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलूं। एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है उसको कौन सा कांस्टेंट बनाऊं कि जो यहाँ सेटिस्फाई हो जाए? ये नहीं कर सकता मैं ना। भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो डी जो था इसको एक नया कांस्टेंट बनाना है, कैसे बनाऊं ना? वो तो बना नहीं सकता, उसका तो कोई मेरे पास फॉर्मूला नहीं, कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन एन वेक्टर को एन कैप में बदलने का फॉर्मूला है मेरे पास। देखो क्या है वो, सिंस एन कैप जो है वो वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था अपन ने, वो क्या होता है? एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो वैल्यू पुट कर दो, एन कैप इक्वल्स टू एन वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन में अंडर रूट। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? उसके जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का एडिशन। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो एन कैप जो है वो क्या है? 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप
अपॉन में अंडर रूट 25 9 34 40 70 कितने 70 है ना। तो एन कैप क्या हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया एन कैप क्या हो गया एन कैप 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म क्या आ गई आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अब यहाँ नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी आ गया और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो गिवन है ना। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना है 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप इक्वल्स टू 7। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म विच इज 7 यूनिट फॉर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, देखो हाँ बिल्कुल सही है। 3i उसने √70 अपॉन में एक साथ दे दिया, अपन ने अलग अलग करके लिख दिया, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करिए, निम्न समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए ना। वेक्टर फॉर्म तो दे रखी है क्वेश्चन ऑफ प्लेन की, वेक्टर फॉर्म तो दे रखी है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, चेंज करना है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको ऐसा भी तरीका कर सकते हैं। ये जो पहला ए पार्ट है उसको अलग तरीके से बता दूंगा, बी पार्ट जो है उसको अलग तरीके से, सी जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ए पार्ट जो है आंसर में ए गिवन आंसर नंबर ए है ना। गिवन इक्वेशन क्या है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2। अब मुझे पता है कि आर वेक्टर जो है जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, और जनरल पॉइंट के जो अपन कोऑर्डिनेट अपन एज्यूम करते हैं, मानते हैं, वो क्या होते हैं x, y, z है ना। तो क्या होगा आर वेक्टर क्या होता है, सिंस आर वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूँगा, देयरफॉर एक्स आई आर वेक्टर की जगह ये वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 2। अब दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वेक्टर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 10 में अपने से अच्छे से देखा था कि दोनों के कोरस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। मतलब x मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू -1 इक्वल्स टू 2। क्योंकि आई डॉट आई जीरो हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू आई और आई में कितना 0 डिग्री का एंगल है, तो क्या होगा 1 हो जाएगा ना। आई डॉट जे के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो वो 0 हो जाएंगे। वो आपने वेक्टर अलजेब्रा में अच्छे से सीखा था। तो ये क्या होगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2 है, ये 2 है ना, z सा दिख रहा है आपको, ये क्या है 2। ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म। बी पार्ट देखते हैं, उसको दूसरे तरीके से देखते हैं आंसर। बी गिवन इक्वेशन क्या है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1 है ना ये। और हमें पता है कि प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वो क्या होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स क्या होता है डी, जहां एन वेक्टर क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, और डी जस्ट ए कांस्टेंट। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। इसमें ए बी सी जो होते हैं प्लेन के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डी आर होते हैं, और डी क्या जस्ट ए कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें पता चलेगा बाय, इसको इक्वेट करूंगा ना इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट बाय किससे कंपेयर करूंगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी से। तो आर एन वेक्टर क्या आ गया, एन वेक्टर क्या आ गया, क्या है 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और कोई भी वेक्टर है वो कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, उसके dr होते हैं। मतलब नॉर्मल वेक्टर की क्या आगे dr आ गया। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू -4 एंड d जो है वो क्या है, 1 है। बोले सर ये d कहाँ से है, d यहाँ से इसे इक्वेट करें ना अपन। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वो क्या होती है, पहले यूँ लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 2x प्लस b की जगह 3 और y, c की जगह -4, प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, z इक्वल्स टू d की जगह 1। ये क्या है, 2 है ना। ये आ गई हमारी क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन सेकंड मेथड से ना। अब थर्ड में जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर दो। बोले सर हमें तो वो वाला आसान लगा तो उसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कोई से भी कर देना, दोनों सही है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे जगह काफ़ी है, सफिशिएंट है। आंसर नंबर सी, गिवन इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 - t जे कैप प्लस 2s प्लस t के कैप इक्वल्स टू 15। अब मुझे पता है सिंस आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए ना आपको, इधर खिसका लेता हूँ ना। देयरफॉर आर वेक्टर की जगह क्या लिखूँगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एस माइनस 2t आई कैप प्लस 3 - t जे कैप प्लस 2s प्लस t के कैप इक्वल्स टू 15। और दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, उनके डॉट प्रोडक्ट में करूँ निकालूँ ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, s माइनस 2tx प्लस 3 - t y प्लस 2s प्लस t z इक्वल्स टू 15। ये है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। चेक करते हैं तीनों आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, बिल्कुल सही है। दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है भी। और तीसरी है s माइनस 2t x 3 - t y और 2s प्लस t z इक्वल्स टू 15। तीनों सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना। मतलब नीचे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दे रखी हैं और इन प्लेन्स पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर खींचे तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट है, मतलब प्लेन पे ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर का जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। और इसको भी करने के दो तरीके मैंने बताए थे आपको, दोनों आपके सामने दोनों रिपीट करूंगा ना, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले करते हैं आंसर नंबर ए, जो डिटेल में मैंने बताया था वो कर रहे हैं ना। तो देखो क्या है, ए पार्ट है ना, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 है ना। ठीक है, ये है हमारे पास क्या है इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो यहाँ एक्स वाई जेड के जो स्केलर कंपोनेंट है वो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डीआर होते हैं ना। ये डिटेल में बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट भी मेथड बताऊंगा इसको दूसरे तरीके में मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, इसमें जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, डीआर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन है ना। देयरफॉर डीआर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर ऑफ ए प्लेन क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3 और सी इक्वल्स टू 4। देयरफॉर एन वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर वो क्या होगा 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, प्लेन का फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना मेरे को, डायग्राम से कर देना। देखो डायग्राम क्या है, मान लो ये प्लेन है कोई, ठीक है, और सॉरी ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये x एक्सिस है ना, और इस ओरिजिन से इस प्लेन पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, और ये इसका फुट में मैंने मान लिया क्या है, p है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 और z1 है ना। ठीक है, लेट p जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 इज द फुट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ OP। परपेंडिकुलर कौन सा है, OP। तो देयरफॉर OP वेक्टर क्या, OP वेक्टर है ना, ओरिजिन से P वेक्टर, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर होगा। वो कैसे निकलेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से देखो कैसे हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप y1 j कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। ये भी इसके परपेंडिकुलर है, और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है ना। नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर, और OP भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी ना। सिंस n वेक्टर इज पैरेलल टू OP वेक्टर, देयरफॉर उनके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे, जो dr होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। देयरफॉर x1/2, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनली तो होंगे। y1/3 इक्वल्स टू z1/4 इक्वल्स टू मैंने मान लिया k। यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं इसके इक्वल लूँगा तो क्या जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 2k, y1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 3k, और z1 इक्वल्स क्या जाएगा 4k, है ना। x1 y1 z1 आगे, चूंकि x1 y1 z1 जो P पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये OP यहाँ पास में लिख रहा हूँ, इसके आगे देखो, सिंस पॉइंट P इज लाइज ऑन प्लेन, तो मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे उसकी इक्वेशन को ना। देयरफॉर 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 इक्वल्स क्या होगा 12, वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू x1 की कितनी है 2k, प्लस 3 इंटू y1 कितना है 3k, प्लस 4 इंटू z1 कितना है 4k इक्वल्स टू 12। तो 4k प्लस 9k प्लस 16k इक्वल्स टू 12। तो 16 4 20 9 29, 29k इक्वल्स टू 12, तो k इक्वल्स टू 12/29। ठीक है, 12/29 आ गया k का मान। देयरफॉर x1 इक्वल्स कितना है 2 इंटू k की वैल्यू मतलब 24, ये लिख दो, ये ऊपर आगे साइड में निकाल के दिखा दे ना। x1 इक्वल्स टू 2 इंटू 12/29, देखो ना कितना आ गया 24/29। y1 इक्वल्स टू 3 इंटू 12/29 मतलब 36/29, और z1 इक्वल्स टू 4 इंटू 12/29 इक्वल्स टू 12 चौका 48/29। देयरफॉर P जो पॉइंट है वो क्या आया 24/29, 36/29 और 48/29। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं, ये तो थोड़ा डिटेल में जाके अपन ने बताया ना। मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप यूं कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार 11.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में A 24/29, 36/29 और 48/29 बिल्कुल सही है।
करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है, 3y + 4z - 6 = 0, है ना। आंसर नंबर बी क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, 3y + 4z - 6 = क्या हो जाएगा 6, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है ना, इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था जब ये एग्जांपल मैंने करवाया था, तो मैंने बताया था कि मान लो कोई भी प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, x + vy + cz = d। इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ इस फॉर्म में, lx + my + nz = d। यहाँ ये जो d है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है किसकी, प्लेन की, ठीक है। इस फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है और इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, है ना, तो क्या होगा, तो ओरिजिन से डाला गया जो परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से डाला गया प्लेन पे, समतल पे जो अभिलंब है या लंब है, उसके जो पाद के जो निर्देशांक वो क्या होंगे LD, MD, ND, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस करते हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, ये ax + by + cz = d, वेयर a = मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, b = y का कोफिशिएंट मतलब 3, और c = मतलब z का कोफिशिएंट मतलब 4, है ना। इस फॉर्म में है, उसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, नॉर्मल फॉर्म में। ये भी नॉर्मल फॉर्म है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें d जो है वो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। ये इसमें जो ये जो कोफिशिएंट है x y z, ये जो कोफिशिएंट है वो dr ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो lmn जो वो क्या होंगे, dc ऑफ नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, नाउ √a² + b² + c² = √a की वैल्यू 0 + 3 की स्क्वायर 9 + 4 की स्क्वायर 16, 16 9 25, तो कितना है 5। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 5, इक्वेशन फर्स्ट को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगी, 3/5x + 4/5z, सॉरी x नहीं है, y है, y, और इसको मैं लिखता हूँ 0.x प्लस, और इसको भी मैं लिखता हूँ ना 0.x + 4/y z = 6/5। पूरी इक्वेशन को डिवाइड मारना। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, lx + my + nz = d। देयरफॉर ये बात लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट of foot of perpendicular to plane from origin इक्वल्स क्या होंगे, LD, MD, ND। वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है, 0 × D की वैल्यू कितनी है 6/5, M की वैल्यू कितनी है, y का जो कोफिशिएंट है 3/5 × D की वैल्यू कितनी है 6/5, ND, N की वैल्यू कितनी है 4/5 × 6/5, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, तो 0, 18/25, 24/25, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करो एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 0, 18/25, 24/25, बिल्कुल सही है। आगे की जो पार्ट है हम अपन इसी तरीके से करेंगे। चलो जी देखते हैं इसका सी पार्ट। देखो क्या दे रखा है, x + y + z = 1, है ना। आंसर
सी पार्ट, सी है ना, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू कितना है 1, कंपेयर करें इसके ना, c इक्वल्स टू कितना है 1, नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड को किस फॉर्म में करें, कन्वर्ट करें अपन, एल एक्स प्लस एम वाई की फॉर्म में ना, प्लस बी वाई प्लस सी जेड सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स कितना हुआ, रूट 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1 तो रूट 3। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको डिवाइड करूंगा मैं रूट 3 से, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 3 वाई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, और ये डी आप थोड़ा सा आपको ओड लग रहा है तो ये कैपिटल डी मान लो ना, therefore coordinate of foot of perpendicular to plane from origin क्या होगा, एल एक्स एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी, तो क्या हो गया, देखो एल क्या है 1 अपॉन रूट 3 इंटू डी कितना है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3 कोमा 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3 कोमा 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, तो कितना आया 1 बाई 3 कोमा 1 बाई 3 कोमा 1 बाई 3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट भी यहाँ हो गया है ना। आपको डिटेल में करना तो फर्स्ट पार्ट की तरह जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी कर सकते हैं, और ये भी सही, कोई गलत नहीं करेगा, आपको दे रखा है बुक के अंदर, ये भी मेथड दे रखा है। डी पार्ट देखते हैं आंसर में, आंसर नंबर डी, गिवन इक्वेशन क्या है 5y, इसको अपन यूँ भी लिखते हैं, पहले एक बार यूँ लिखो 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, 0 डॉट एक्स प्लस 5y प्लस 0 डॉट जेड इक्वल्स टू -8। फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको इस फॉर्म को अपन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था इसको ना, वही कर रहे हैं अपन है ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू कैपिटल डी, देयरफॉर ए कितना है 0, बी कितना है 5 और सी कितना है 0। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, 0 की स्क्वायर 0 0 रूट 25, तो कितना आया 5। तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूंगा, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करें अपन किससे 5 से, तो क्या हो जाएगी वो इक्वेशन फर्स्ट, ये 0.5 0 अपॉन एनीथिंग, तो 0 डॉट एक्स प्लस 5 अपॉन 5 किया तो 1 y प्लस 0 डॉट जेड इक्वल्स टू -8 अपॉन 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। सिंस इक्वेशन सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ perpendicular to plane from origin, समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, ठीक है। तो क्या होंगे एल डी कोमा एम डी कोमा एन डी, कब होगा, जब अपन प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये z है, दो नहीं है,
ये z है, तो वैल्यू पुट कर दो। l की वैल्यू कितनी है 0 इंटू डी की वैल्यू -8/5 कोमा y की m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू -8/5 कोमा n की वैल्यू कितनी है 0 इंटू -8/5। तो क्या हो गया देखो, 0 को एनीथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -8/5 कोमा 0। चेक करते हैं आंसर 11.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में बी और सी पार्ट। 11.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में सी और डी पार्ट। सी के 1/3 1/3 1/3 और डी के 0 -8/5 0 बिल्कुल सही है। तो यहाँ वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।